हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में फॉर अपकमिंग DSSP पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले DSSP पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Identify the statement which is incorrect according to Partnership Act 1932. A minor can be admitted as a partner in the firm. When a partner is admitted, assets and liabilities are revalued. The incoming partner has to bring the amount of capital along with the amount of goodwill. A partner can be admitted without the consent of all other partners. देखो जी, अगर एक नए पार्टनर को एडमिट करना है तो उसको बाकी सभी की कंसेंट से ही एडमिट किया जा सकता है, विदाउट कंसेंट एडमिट नहीं किया जा सकता एज पर दी पार्टनरशिप लॉ। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इनकरेक्ट होगी और यही आंसर यहाँ पे बनेगी। अब प्रोविजन इज, प्रोविजन क्या है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखो, एक रिजर्व होता है, एक प्रोविजन होती है जी। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट लायबिलिटी, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो रिजर्व्स होते हैं दे आर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, बट जो भी प्रोविजंस होते हैं दे आर बेसिकली चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। तो जो भी आप प्रोविजन बना रहे हैं आप उसे प्रॉफिट में से घटाते हैं और फिर आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल कर आता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which of the following items should be included in current liabilities while calculating current ratio? देखो, करंट रेशियो आप निकाल रहे हो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए। और करंट लायबिलिटीज में कौन सी आइटम यहाँ पे आएगी आपको बताना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो ये आना चाहिए। गुडविल, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन ये तो नहीं आएगा और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। Subscription received in advance by any non-profit organization are shown. तो अगर किसी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो बेसिकली क्या बन गई, उसकी एक तरीके की लायबिलिटी बन गई है। तो कहां पे शो करेंगे फटाफट से बताइए। डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्लियरली एक लायबिलिटी है जी और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे ही आएगी और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का रहेगा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट। इनमें से करंट एसेट कौन सा नहीं है बताइए, फटाफट से ऑप्शंस को रीड कीजिए। स्टॉक, डेटर्स, कैश ये तो करंट एसेट है, बट फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। Which of the following parties is not one of them who are interested in financial analysis of a company? इनमें से कौन सी पार्टी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। डेटर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स। देखो, कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो मैनेजमेंट तो काफी इंटरेस्टेड रहेगी, आपके जो क्रेडिटर्स है वो भी लोन देने से पहले इंटरेस्टेड रहेंगी, जो गवर्नमेंट है वो भी टैक्सेस को लेकर और कई बार सब्सिडी वगैरह को लेकर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें इंटरेस्टेड रहती हैं। बट डेटर्स नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं रहते। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं उनको काफी फर्क पड़ता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। The dash plays a vital role to make available all the goods and services produced in the market for the consumers according to their needs and demands. Stockist, producer, suppliers या फिर intermediaries. देखो, आपका जो सामान है वो बनता है फैक्ट्री में और कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं डिफरेंट इंटरमीडियरीज। ये आपके लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान जो है उन तक पहुंचाते हैं।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। इंटरमीडियरीज को मिडलमैन का नाम भी कई बार दिया जाता है। It is the manager's ability to coordinate all the organizational activities and varied interests involved in it. It involves viewing the organization in its totality and understanding the interdependence of its individual parts, name the managerial skill. देखो जब भी मैनेजरियल स्किल्स की बात होती है ना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रॉबर्ट कार्ड्स 3 मैनेजरियल स्किल्स, जो कि बेसिकली बात करते हैं 3 टाइप ऑफ स्किल्स की। एक आपके टेक्निकल स्किल्स हैं कि आपको काम करने की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिकली लोअर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। एक है ह्यूमन स्किल्स, जो बेसिकली लोगों के किस तरीके से डील करना है, किससे मैनेज करना है, उससे जुड़ी हुई है, और ये सभी लेवल्स पे कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहती है। और एक होती है कंसेप्चुअल स्किल। ये कंसेप्चुअल स्किल बेसिकली बात करती है कि किस तरीके से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो आपको मैनेजमेंट है वो करना है, टॉप मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहती है। किस तरीके से गोल्स फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरीके से उन पे काम करने वाले हैं, तो दिस इज व्हाट इज कंसेप्चुअल स्किल। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर हमें आंसर मार्क करना होगा तो क्लियरली इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 कंसेप्चुअल स्किल, बिकॉज यही चीज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। Which of the following statement is false about sole proprietorship form of business? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेला पर्सन जो है बिजनेस चला रहा है। सोल ट्रेडर इज द मोनार्क ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडर जो है बिजनेस का मोनार्क है, यानी कि अकेला बिजनेस को संभाल रहा है, अकेला बिजनेस को चला रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज इन लॉस। तो बिल्कुल अगर बिजनेस घाटे में है तो प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करी जा सकती है। A proprietor's knowledge and skills in various fields like production, finance, marketing, etc. leads to better functioning. तो प्रोप्राइटर की जो नॉलेज और स्किल्स है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। बट प्यारे दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि एक पर्सन हर एक फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता है। तो ये वाले पॉइंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। A proprietor is not bound to publish his accounts to the public। तो प्रोप्राइटर जो है एक अकेला अपना बिजनेस चला रहा है और उसको कोई कंपल्शन नहीं है कि लोगों को अपने अकाउंट्स दिखाए, वो अपने तक ही अपने अकाउंट्स रख सकता है। तो ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना कि प्रोप्राइटर के पास हर चीज की नॉलेज होती है, तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रोप्राइटर जनरली किसी एक फील्ड में तो बढ़िया होगा, बट हर फील्ड में बढ़िया होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। If a particular partner of a firm represents that another person is also a partner of the firm, and such person does not disclaim the partnership relation even after coming to know about it। जैसे मान लीजिए ए ने यहाँ पे जेड को बोला कि जो बी है ना वो मेरी फर्म में पार्टनर है, और बी भी ये बात सुन रहा है। बी ने इस बात पे कोई इनकार भी नहीं किया, वास्तव में तो बी पार्टनर नहीं है, बट उसने इस बात पे कोई इनकार भी नहीं किया। तो क्या बी को पार्टनर मान लिया जाए फर्म का जेड के लिए? तो बोला गया बिल्कुल जी, बी को यहाँ पे जेड के लिए पार्टनर बना लिया जाएगा फर्म का, एंड ही इज गोइंग टू बी नोन एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल, ये दोनों चीजें ऑप्शंस में देखने को मिल रही हैं, और ये दोनों चीजें शायद आपको कंफ्यूज करें। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस केस में ये जो बी है ये खुद कुछ नहीं बोल रहा, बट ए की बातों को मना भी नहीं कर रहा। अगर पार्टनर बाय स्टॉपल का केस होता तो उस केस में बी जो है खुद जेड को बोल रहा होता कि मैं तो है ना जी एक वाली फर्म में पार्टनर हूं, एक ही फर्म में पार्टनर हूं, तो ये खुद बोल रहा होता। तो इसको बाद में हम स्टॉप करते ये चीज डिनाई करने से, बट यहाँ पे खुद नहीं बोल रहा है बट किसी को मना भी नहीं कर रहा है बोलने से, तो ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स काफी क्लोज हैं और कई किताबों में लिखा रहेगा, इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which of the following statements is untrue about World Trade Organization WTO? तो WTO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो आपसे पूछ रहे हैं। It came into existence in 1995. WTO is successor to the General Agreement on Tariffs and Trade. Its headquarter is located in Lausanne, Switzerland, the only international organization which deals with the global rules of trade between nations। तो WTO के बारे में जी यहाँ पे जौन सी स्टेटमेंट गलत है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 वाली गलत है, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगी। ये आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल सही है WTO के बारे में। Which of the following factors does not influence the choice of organization at the time of starting a business unit?
तो देखो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखते हो कि मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करूं, क्या मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करूं, पार्टनरशिप करूं, कंपनी करूं, कुछ भी करूं, तो आप कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे कंसीडरेबल नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस, extent of risk and liability, the area of operation of the business, increase in the tax liability। देखो नॉर्मली आप गवर्नमेंट कंट्रोल्स रेगुलेशंस को देख सकते हो, रिस्क और लायबिलिटी को देख सकते हो, बिजनेस का एरिया ऑफ ऑपरेशन देख सकते हो, बट जनरली स्टार्टिंग के टाइम पे आप टैक्स लायबिलिटी नहीं देखते हो। अभी तो आपको बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, स्टार्ट करना है, तो ये सब चीजें थोड़ी बाद की रहती हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी का बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, डैश कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टी इन द होप ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे आप कुछ कमोडिटी को खरीदेंगे, फिर आप बेचेंगे, और आपका मकसद है कि जब प्राइस में चेंज आएगा तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। तो देखो जी, जो सट्टेबाज होते हैं ना वही सब काम करते हैं, और उनको बेसिकली फैंसी टर्म में बोला जाता है स्पेक्यूलेटर। तो स्पेक्यूलेटर ये सब काम करते हैं कि सिक्योरिटी खरीदी स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब इसका दाम बढ़ेगा तो बेच देंगे, प्रॉपर्टी खरीदी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दाम बढ़ा तो बेच देंगे। ये सट्टेबाज होते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 स्पेकुलेशन का बनेगा। आर्बिट्राज की बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें रिस्क लेस प्रॉफिट कमा लेते हैं। जैसे एक पेन है जो दिल्ली के अंदर 10 रुपए का मिलता है और मुंबई के अंदर 11 रुपए का, तो आप दिल्ली से खरीद के मुंबई में बेचना शुरू कर देते हैं, 1 रुपए का रिस्क लेस प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। The composition of the total capital consisting partly of the long-term funds with fixed charge and partly of the ownership funds is known as। तो आपका टोटल कैपिटल जिसमें लॉन्ग टर्म फंड्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म फंड्स आ रहे हैं जिसपे फिक्स चार्ज है, और ओनरशिप फंड्स भी आ रहे हैं, यानी कि आपका डेट भी आ रहा है और बेसिकली आपका इक्विटी भी आ रहा है। इसे क्या बोला यहाँ पे जाएगा? तो बेसिकली प्यारे दोस्तों इसे यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बेसिकली बताएगा कि हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है हमारे कैपिटल के अंदर। चलिए सवाल है जी, विच कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अनपेड सेलर। अनपेड सेलर पे कौन सा कंडीशन अप्लाई नहीं होगा? Bill of exchange was received against the payment of goods sold, but the same has been dishonored. Full price has not yet been paid. Check received as the price of goods sold and it has been cleared. The goods have been sold and the price must be due. अब देखो अनपेड सेलर का मतलब है कि आपने सामान बेचा, आपको पैसे नहीं मिले। अब पहले वाले केस में डिसऑनर हो गया, नहीं मिले, दूसरे वाले केस में भी कह रहे नहीं मिले, चौथे वाले केस में भी कह रहे कि प्राइस अभी ड्यू है, तीसरे वाले जो ऑप्शन है उसमें कह रहे कि चेक मिला था और वो क्लियर भी हो गया तो पेमेंट भी हो गई, तो इसमें अनपेड तो रहा नहीं, और इसीलिए ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बनेगा। प्यारे दोस्तों ये था जी आज का हमारा डिस्कशन DSSP के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।